नमस्कार दोस्तों, आईओबी न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपसे रूबरू होने के लिए इसलिए आया हूँ कि आज फिर से मोदी जी को धन्यवाद करने का मौका मिल गया है और मौका बड़ा ही अच्छा है कि आज हमारे देश का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 40% पे आ गया है। मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा कि हमारे देश का एम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में आज ये क्यों बातें बोलना चाहूँगा मैं। तो एक्चुअली स्टडी और डाटा क्या कह रहा है कि देखिए, एशिया में हमारे जो दूसरे कंट्रीज़ है जो हमसे भी अविकसित अप्रगत है, फिलीपाइंस, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रेट है 92%। वियतनाम और नेपाल दूसरे नंबर पे है 74% के साथ। इंडोनेशिया 64%, श्रीलंका 63%, जापान 60%, बांग्लादेश 53%, पाकिस्तान 48%, सोमालिया 41%। तो देखिए, सोमालिया भी हमसे आगे है, जहाँ पे आतंकवाद और जिस देश में गवर्नमेंट नाम की चीज़ ही मुकम्मल तरीके से काम नहीं करती है, वो भी 41% पे है। पर हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? 40%। इसका मतलब क्या है कि 100 में से रोजगार के लिए या काम धंधे के लिए जो बंदे, कंफर्म नहीं है कि भाई उतने 40% लोगों को भी इनकम मिल ही रहा है, पर ये 40% लोग वो है जो काम धंधे के लिए या काम धंधे के हिसाब से बाहर चले जा रहे हैं। तो बात यह है कि 40% लोग काम धंधे के हिसाब से या रोजगार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे है कि 100 में से 40 लोगों के पास अपना पेट भरने के लिए या अपने परिवार चलाने के लिए या अपने परिवारों के लिए काम है। इसका ही मतलब क्या हो गया कि जो एशिया की दूसरी कंट्रीज है जो हमसे भी अविकसित अप्रगत है या हमसे कई गुना पीछे है, वो सीधे तरीके से हमसे आगे बढ़ गए हैं। और हाँ, लॉकडाउन और बाकी के सारे गलत नीतियों के वजह से जो हमारे ऊपर जो बैकलॉग आया है, जो हमारे सर के ऊपर हर किसी इंडियन के ऊपर जो वर्ल्ड बैंक से लेके सारी चीज़ों को जो कर्जे हो गए हैं, वो तो अभी भाई भगवान ही संभाल सकता है। पर ठीक है, इस चीज़ के लिए हम मोदी जी को धन्यवाद ही देना चाहेंगे। धन्यवाद मोदी जी। उसके साथ में ही खोजी पत्रकारिता का एक यूनिवर्सल इंडेक्स पब्लिश किया जाता है। वो इंडेक्स एक पब्लिश हुआ जिसमें जर्नलिज़म, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म है, उसके लिए एक हर देश में कहाँ पे किस तरीके से काम करने के लिए ईजीनेस है, काम करने के लिए सुविधाएं है, उस हिसाब से और बाकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक नंबर्स दिए गए हैं या मूल्यांकन किया गया है। तो इसमें जो हमारा देश 121 नंबर पे था। एक समग्र समृद्ध पत्रकारिता का, विचारवंतों का, बुद्धिजीवियों का हमारे देश को इतिहास है। इस इतिहास का आज के वक्त ये हाल हो चुका है कि हम 120 130 से लेके 146 पे गए हैं। 146 पे गए हैं, मतलब सबसे खराब स्थितियां हमारे देश में पत्रकारिता के लिए है। वो तो भाई, वो तो समझ में आता ही है, आप भी देखते हैं तो, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ या न्यूज़ जो सोशल मुद्दों से या ज़मीनी हकीकत से जुड़े होने चाहिए, वो तो हमको दिखते नहीं हैं। हमको तो सिर्फ यही दिखाई देते हैं कि भाई डिबेट कराओ, हिंदू मुस्लिम या बाकी के सारे पॉलिटिकल डिबेट कराओ, और वो जो प्रवक्ता जो बात कर रहे हैं वही ब्रेकिंग न्यूज़ आती जाती है। हाँ, तो भाई जो प्रवक्ता या बाकी के लोग, नेता वगैरह जो बोलते हैं, वही आपको ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह दिखाई दे रहे। तो आपको जो भटकाने का काम इंडियन मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया बड़े अच्छे तरीके से कर रही है। ये बात आपको समझना बड़ी ज़रूरी हो गई है, क्योंकि जो डिबेट्स और जो बातें चल रही है या जो रैलियाँ या जो भी कवरेज ये अब हमारी जो मीडिया है वो जो कर रही है। मैंने अभी 1-2 दिन में एक वीडियो देखा, एक
13 से 14-15 साल का बच्चा रहेगा, जिसको समाज का तो छोड़ो, अपना खुद का पूरी तरीके से ज्ञान अब तक आया नहीं रहेगा, वो बंदा बोल रहा है योगी के राज में सब कुछ कुशल मंगल है, योगी है तो हम योगी के वजह से, भाई मैं चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर जो जिन्होंने पूरे राज्य की सरकार चलाई है, राज्य के काम किए हैं, ऐसे इंसान को बोलता है कि भाई मैं गोली मार दूंगा, तो हम किस आशय पे है कि हम मानवीय बम बनाने जा रहे हैं? हाँ, हम जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने के लिए स्कूल्स प्रोटेस्ट करने की जगह है, वहाँ के बच्चे, टीचर्स लोगों की सुरक्षितता कुछ मायने नहीं रखती है। मेन स्ट्रीम मीडिया ने दिखाया बाकी सारी चीज़ें, धर्मांतरण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, बस 2 चैनल वाले न्यूज़ 24 और NDTV, यही 2 मेन स्ट्रीम मीडिया में से जिन्होंने ये जो केसेस जो डाली गई थी और उसमें कितना अंतर है वो बताया कि देखो किस तरीके से और क्या हो रहा है। तो दोस्तों, इसलिए भी हम मोदी जी को धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि हम लोग अभी एक अलग ही दौर में जा रहे हैं, हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। तो विश्व गुरु शायद इसी तरीके से बन सकते हैं कि जो हम लोगों ने 70 साल में किया है, उस 70 साल के पूरे एक स्वर्णिम इतिहास को हम मिटा देंगे। जैसे कि काशी कॉरिडोर से लेके बाकी की सारी चीज़ें कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर जो हमारी वहाँ पे 400-500 साल से पुरानी विरासतें थी, जो 500-500 साल पुराने मंदिर थे, 1000 साल पुराने मंदिर थे वहाँ पे छोटे मोटे, वो तोड़ दिए गए एक मंदिर के लिए। और दूसरे कंट्रीज़ में हम जाएंगे तो वहाँ पे कायदे हैं कि यहाँ तक कि आप घर के अंदर, USA में भी, पेरिस में, फ्रांस में, बहुत सारे कंट्रीज़ में ऐसे इस तरीके के कायदे हैं कि उस जगह में आप, भले आप ओनर हो, प्रॉपराइटर हो उस जगह के, उस प्रॉपर्टी के, उस इस्टेब्लिशमेंट के, पर आप उस प्रॉपर्टी में कुछ भी चेंजेस या कुछ भी फेरबदल नहीं कर सकते। तो वो अपने धरोहर को संभाल के रख रहे हैं और हम अपने धरोहर को नेस्तो नाबूद करके हम लोग उनको एक मुखौटा चढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अभी मैं और एक बात के लिए धन्यवाद कहना चाहूँगा कि हमारे जो बंदे लोग हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सवाल कर रही है, वो एक सवालों का और एक नई पत्रकारिता दिखाई दे रही है। तो पत्रकारिता का नया रूप हमें जो दिखाई दे रहा है, उसके लिए मोदी जी को धन्यवाद कहूँगा। ये बात इसलिए क्योंकि आपको छोटी सी बात मैं कहूँगा, मैं 2 से 3 ही मुद्दे लूँगा, ज़्यादा बड़ा मैं शो ये करूँगा नहीं, क्योंकि वक्त भी कमी है और मुझको भी बाकी के सारे शेड्यूल्ड बिजी है इस वजह से। तो दोस्तों, अभी एक फ़ोटो मीडिया और बाकी जगहों पे, इंटरनेट पे बहुत वायरल हो चुकी थी कि RSS के मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी और मुलायम सिंह यादव, इन लोगों की एक फ़ोटो एक साथ ली गई हुई, वो बड़ी वायरल हो रही है। इसके बाद अभी हम देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया या बाकी की चीज़ें, या जो भी हम बोल सकते हैं, गोदी मीडिया सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपने उस वक्त गोलियां चलाई, हिंदुओं पे गोलियां चलाई, पर ये बात नहीं समझ में आ रही है कि आपके बुद्धि को लकवा मार चुका है क्या? हाँ, अरे जब भी 144 इम्पोज किया गया था अयोध्या में, हाँ, कर्फ्यू लग चुका था, उस वक्त जो जिन्होंने कायदा तोड़ा है वही आज सवाल पूछ रहे हैं गोलियां क्यों चलाए। अरे जब भी 144 कर्फ्यू जब इम्पोज किया गया है, उस वक्त बंदे लोगों को जमा कूड़ा करके वहाँ पे, हाँ, आप मस्जिद तोड़ने के लिए, मंदिर मस्जिद की राजनीति कब तक चलती रहेगी? तोड़ने के लिए आप वहाँ पे गए और तोड़ने के बाद आप वहाँ पे वो कंडीशन लेके आए कि वहाँ पे गोलीबारी हो, और उसके बाद में अब आप सवाल कर रहे हो कि उस वक्त आपने गोलियाँ चलाई। तो बात यह है ना कि अगर उस वक्त बीजेपी का भी कोई मुख्यमंत्री रहता तो शायद यही कानूनी अवस्था संभालने के लिए या कानूनी चीज़ें संभालने के लिए यही काम करता था, इसके सिवा दूसरा कोई काम नहीं कर सकता था। ये तो एक्चुअली लॉजिक वाली बात है। ये जो छोटा बच्चा जो
5-7 साल का जिसको ब्रेन आईक्यू थोड़ा सा कम भी रहेगा, वो भी जिसके नाक से ये बहता रहेगा ना, सर्दी बहती रहेगी, वो भी बच्चा बोल देगा कि नहीं भाई, बात जब भी वहाँ पे मनाई और ये चीज़ें थी तो उस वक्त इस तरीके से करने की बातें। और आज वही लोग और वही बंदे कैमरा के सामने प्रवक्ता वगैरह आके उल्टा सवाल पूछ रहे। सवाल किसको, किससे पूछना चाहिए, ये तो बात है। पर अभी जाने दो, हम कुछ बोलेंगे नहीं। हमने तो ये वीडियो बनाया है कि धन्यवाद मोदी जी करने के लिए, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। विश्व गुरु इसी तरीके से बन सकते हैं कि हमारे जनता को, 80 करोड़ जनता को राशन मिले। 80 करोड़ जनता में शायद हमारे डीओपी और हमारे असिस्टेंट्स और बाकी के जो भी बंदे हैं वो भी है, पर अब तक तो ना मुझको भी, हम लोगों के जो दूसरे बंदे हैं, अब तक तो मुझको कहीं पे दिखाई नहीं दिया कि फ्री में राशन मिल रहा है। उसी के साथ में यहाँ पे महाराष्ट्र में 80%, अगर 80 करोड़ लोगों को, मतलब 130 करोड़ में से 80 करोड़ लोगों को आप जब राशन दे रहे हो, तो ये काम आपको एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये काम आपका काम ही बोलेगा कि भाई मिल रहा है। हाँ, पर आप क्या कर रहे हो, जितने का राशन नहीं रहेगा उससे ज़्यादा तो भाई उसके एडवर्टाइजिंग्स के ऊपर और बाकी की जो सारी चीज़ें हैं, हाँ, उसके ऊपर खर्चा कर रहे हो। पर जाने दो, राशन तो मिल रहा है, तो राशन के लिए भी धन्यवाद मोदी जी। उसी के साथ में एक छोटी सी लास्ट कोविड के ऊपर एक बात करना चाहूँगा कि सिर्फ बात शायद ऐसी है कि मुंबई और पुणे में ही कोरोना और ओमिक्रॉन का जहर फैला हुआ है, या फिर यहीं पे ही रिस्ट्रिक्शंस है। क्योंकि हम अभी मेरे असिस्टेंट के साथ यूपी के दौरे पे गए थे। हम लोग यूपी में जाके हम लोगों ने वहाँ पे शूट वगैरह किए, कुछ शोज़ वगैरह किए। पर कोरोना कोविड का जो माहौल बता रहे हैं, यहाँ तक कि यूएसए के डॉक्टर गोडसे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये इतना लीथल नहीं है, प्लस ये जो म्यूटेंट हुआ है वो जितना ज़्यादा ये होगा उसी से ये शायद कंट्रोल में आ सकता है। ठीक है, पर अभी हम लोग सिर्फ स्टडीज़ पे और सिर्फ ये बातें हो रही है या क्या होंगी या होने वाली है या नहीं, इसी फॉर्मेट के ऊपर हम लोगों ने हमारे ज़िंदगी के कम से कम 2.5 साल अभी वेस्ट कर दिए हैं। आगे के कितना टाइम और कितना क्या वेस्ट होने वाला है, फिर से लॉकडाउन लगने वाला है, हम लोग बैकलॉग में जाने वाले हैं, हमारी जान बचने वाली है या फिर आप भी कुशल मंगल रहने वाले हैं कि नहीं है, इसकी कुछ गारंटी वारंटी एक्चुअली ओरिजिनलिटी में दिखाई दे रही नहीं है। क्योंकि बात यह है ना, पता नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया डर क्यों फैला रही है, सुधारना है या उसके लिए सपोर्टिव थिंग्स जो है, जो एलिमेंट्स की जिनको बोल के आप अरे इम्यूनिटी बूस्ट कैसे की जानी चाहिए या फिर किस तरीके से अच्छे तरीके से बच्चे रहने चाहिए, आप लोगों को डरा के धमका के किस तरीके से अपना टीआरपी बढ़ाने में लगे हो। हाँ, और उसके साथ में ही पॉलिटिकल से लेके सारी चीज़ों को क्या करके रखा है, वो तो अभी इन चीज़ों से तो हमको भगवान ही बचा सकते हैं। बाकी कुछ नहीं, इस एपिसोड को मैं धन्यवाद मोदी जी, फिर से एक बार आखिरी बार धन्यवाद मोदी जी कह के ख़त्म करना चाहूँगा।